नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज मसला ऐसा है, मुद्दा ऐसा है जिसको लेके चर्चा के लिए हमारे साथ नवीन धमीजा जी मौजूद हैं। नवीन जी देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश की राजनीति की नब्ज पहचानते हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिसार पहुंचे तो उन्होंने काफी कुछ ऐसा कहा जिसको लेके एक बार फिर से हिंदू मुसलमान की राजनीति गर्म हो गई है। और उनके बयानों के बाद जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि माहौल अब वक्फ संशोधन बिल को लेके जिस तरह का गर्म संसद के सत्र के दौरान दिख रहा था और बिल पास होने के दौरान दिख रहा था, और वो माहौल एक बार फिर से गर्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल यानी कि एनडीए अब वक्फ संशोधन बिल में जो बदलाव किए गए और उसके बाद जो मंजूरी दी गई और ये बिल लागू किया गया, ये कानून बन गया, अब उसको लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने कार्यकर्ताओं को सौंप रही है। और इसमें खुद प्रधानमंत्री भी अब जोर शोर से लगे हुए। उन्होंने आज हिसार में एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों के नाम पर केवल राजनीति की है और वक्फ को लेकर अगर कांग्रेस कुछ करती तो मुसलमानों को पंचर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं फिर से ये शब्द इस्तेमाल करूंगा कि पंचर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस को मुसलमानों की इतनी ही परवाह होती तो कांग्रेस किसी मुसलमान को अपना अध्यक्ष बनाती, वो 50% मुसलमानों को टिकटें देती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन बिल लेके आई और उसको कानून के रूप में जो है मंजूरी दिलवाई। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भुला दिया। खुद प्रधानमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं पहुंचे, अमित शाह उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं पहुंचे, और बाबा साहब के नाम पे कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया। अब ये पूरी राजनीति मुसलमान वर्सेस दलित होती जा रही है और इसी पे हम बात करेंगे। नवीन धमीजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। धमीजा साहब, नई बहस मुसलमान वर्सेस दलित। जी डबास जी, देखिए, आज प्रधानमंत्री ने हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। जी पहली फ्लाइट आज वहां से उड़ी अयोध्या के लिए, उन्होंने जी उसे झंडी दिखाई। वैसे तो हिसार एयरपोर्ट काफी लंबे समय से तैयार पड़ा है, वहां पर कोई फ्लाइट उड़ नहीं रही थी और बड़ा विवादित मुद्दा चल रहा था। लेकिन हरियाणा के उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने इस बात को बड़ा गहनता से लिया। वो माने जाते हैं कि बड़े कर्मशील व्यक्ति हैं, जी तो उन्होंने बड़े प्रयास किए और उन्होंने जो है कि सरकार के ऊपर से ये धब्बा हट जाए कि एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है लेकिन कोई फ्लाइट नहीं उड़ रही है। उन्होंने प्रयास किया और प्रधानमंत्री को बुलाया और वो आज उन्होंने फ्लाइट शुरू की। लेकिन इस अवसर पर प्रधानमंत्री का ये कहना, मुसलमानों का मुद्दा उठाना कि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ अन्याय किया है, न्याय नहीं किया, वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाना, हिंदू मुस्लिम की बात, देखिए, जब एक प्रधानमंत्री जैसा पद बड़ा गौरवशाली पद है जी और नरेंद्र मोदी आज देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो मुझे लगता है कि उन्हें हिंदू मुस्लिम, राम रहीम, इन मुद्दों को छोड़ करके देश के उन्हें मुद्दों पे बात करनी चाहिए, देश के विकास के मामलों की बात करनी चाहिए थी। ये ऐसा मौका भी था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसा विपक्ष हमेशा एक मुद्दा उठाता रहा है कि नरेंद्र मोदी के पास और कोई मुद्दा नहीं होता हिंदू मुस्लिम के अलावा, आज उन्होंने ये बात फिर से एक बार कहीं ना कहीं सिद्ध की और विपक्ष को फिर एक बार मौका दिया है कि देखिए, मौका था एयरपोर्ट पे उद्घाटन का, वहां से फ्लाइट शुरू हो रही थी, विकास की बात करनी चाहिए थी। अब कोई चुनाव का मौका नहीं है और प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं है, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो किसी प्रधानमंत्री को एक गौरवशाली पद पर हैं, देश का सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ा गौरवशाली पद है, उस पे रह के धर्म और संप्रदाय की बात करना, हमेशा एक ही बात करना, और ऐसा लगता है कि हमेशा वो कांग्रेस की बात करते हैं कि जीते उन्हें सोते जागते उठते बैठते कांग्रेस ही नजर आती है। आज कांग्रेस का वहां कोई मुद्दा नहीं था, आज वह हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने
ये एक मुद्दा छेड़ दिया और ये कहा कि भी कांग्रेस ने हमेशा उन्होंने कहा कि भी वक्फ बोर्ड की उन्होंने बात की 2013 तक, आजादी से 2013 तक वक्फ बोर्ड का ही कानून चलता था, वक्फ बोर्ड चलता था। 2013 में कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड में तब्दीली की और उन्होंने संविधान के साथ छेड़छाड़ की। उन्होंने इसको लेकर बाबा साहब अम्बेडकर का आज देखिए जन्मदिन था, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के साथ भारतीय कांग्रेस ने छेड़छाड़ की 2013 में ये है। तो उन्होंने आज सिर्फ कांग्रेस पे ही उन्होंने फोकस किया, उन्होंने हिंदू हाँ, मुसलमान उन्होंने जाति ये कहा बिरादरी कि उसी पे बाबा साहेब के संविधान की ऐसी की तैसी कर दी कांग्रेस ने, ऐसी की जो तैसी वक्फ कर दी। संशोधन तो 2013 में हुआ। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखिए जहां उन्होंने जाति, समुदाय, संप्रदाय इन लोगों की बात की, वही उन्होंने कहा कि भी हिमाचल में देखिए कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में ही है और वहां महंगाई बहुत हो गई, वहां हर चीज महंगी है। और प्रधानमंत्री भूल गए कि 4 दिन पहले उन्होंने रसोई गैस महंगी की है 50 रुपए। वो सिर्फ हिमाचल में महंगी नहीं हुई, वो सिर्फ कर्नाटक में महंगी नहीं हुई, सारे देश में महंगी हुई है। महंगाई का अगर मुद्दा उठता है तो सारे देश में, अगर कांग्रेस सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार पिछले 10-11 सालों से है, तो ये महंगाई किसके समय में हुई है? क्या वो एक राज्य में हुई है? वो सारे देश में महंगाई हुई है। इस बात का जवाब प्रधानमंत्री से कौन मांगता, कौन इस बात को, उन्होंने उस बात का मुद्दा नहीं उठाया। तो आप देखिए वो हमेशा एक बात को लेकर राजनीति, उन्हें अपने पद का, गौरवशाली पद का उन्हें एक ध्यान रखना चाहिए कि मैं जिस पद पर हूं उस पद का गरिमा बनी रहे। वो आज विकास की बात करते हैं, वो आज हरियाणा में आए थे, हरियाणा में क्या नई सौगात देकर जा रहे हैं, हरियाणा के लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट देकर के जा रहे हैं, उसकी बात करते, विकास की बात करते, लोगों में खुशी होती। लेकिन लेकिन आज भी तरीका उन्होंने सर, हिंदू, जी जी, मुसलमान और ये उन्होंने कहा कि भी हरियाणा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, उनकी जमीन है और वो आज भगवान राम की अयोध्या से वो सीधा जुड़ गया है। मतलब उन्होंने फिर इस मुद्दे को भी उन्होंने जो है धर्म से जोड़ा, उन्होंने भगवान राम से जोड़ा। तो आप ये देखिए सारी उनकी जितनी बातें थी, उनका जो भाषण था, वो हिंदू, मुस्लिम, भगवान राम, अयोध्या, उन्हीं पर उन फोकस रहा। और विपक्ष और नहीं, आम जनता भी इस बात को अब कहने लगी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास इन चीजों के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। तो नवीन जी ये उन्होंने एक बड़ा बड़ा मुद्दा बना दिया। नवीन जी बड़ा सवाल तो ये है कि वक्फ संशोधन कानून बनने के बाद जो रिएक्शन देखने को मिला है एनडीए की सहयोगी पार्टियां, जिनकी बैसाखियों पे इस समय बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं और ये पूरी केंद्र की सरकार चल रही है, वो चाहे टीडीपी है और चाहे जनता दल यूनाइटेड है। जनता दल यूनाइटेड का बिल्कुल। जो हश्र हुआ है वक्फ संशोधन कानून का संशोधन करने या समर्थन करने के बाद, उसके बाद तो जैसे इस्तीफों की झड़ी लग गई। अब इस साल के आखिर में बिहार में जो है चुनाव है विधानसभा के, विधानसभा और चुनाव है। इसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक किस्म से ये मुद्दा निश्चित तौर पे हिंदू वोट को पोलराइज करने के लिए तो महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2014 में, 2016 में और 24 में कांग्रेस का माफ कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मुस्लिम वोट बैंक था वो 8% था 2014 में, 8% था 2019 में, लेकिन 2024 में वो घट के 6% हो गया। अगर 2% या 2% वोट बैंक किसी एक पार्टी का गिरता है और उसके बाद इस तरह की प्रतिक्रियाएं अलग अलग दलों की ओर से आती है, तो निश्चित तौर पे उस पार्टी के लिए तो जरूरी है कि वो लोगों को समझाए कि वक्फ संशोधन कानून जो है वो लोगों के या मुसलमानों के हित में है। इसमें कई सारी ऐसी तब्दीलियां की गई हैं जो अब तक हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। तो यही बात प्रधानमंत्री इस मंच के माध्यम से हिसार में बताने की कोशिश कर रहे थे। चुनाव भी सिर पे है बिहार के। देखिए डवास जी, असली मुद्दा बिहार चुनाव है, क्योंकि इस देश की इस साल के अंत में अक्टूबर नवंबर में बिहार के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन ये सारा देश जानता है, नीतीश कुमार के विसाखियों पर, चंद्रबाबू नायडू की विसाखियों पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी अब उन विसाखियों को तोड़कर अपने पैरों पर चलना चाहती है। वो चाहती है उन विसाखियों को खत्म कर दिया जाए। इसी के तहत ये सारी प्रक्रिया चल रही है। ये माना जा रहा है कि भी आने वाले समय में
नीतीश बाबू को हरियाणा वो बिहार से खत्म कर दिया जाएगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपनी इंडिपेंडेंट सरकार बनाएगी। उनके सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ कब विलय कर जाएंगे। और नीतीश बाबू को इस बात का एहसास हो चुका है, ऐसा नहीं अंदर खाते उन्हें एहसास नहीं, उन्हें भी एहसास है, जी लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं रह गया है। उन्होंने जितनी बड़ी गलती की थी उन्हें एहसास है, लेकिन अब उन पे चारा नहीं। उनको पता है कि यदि आज वो मुद्दा उठाएंगे, कोई बात करेंगे, तो उनके हालात भी वही होंगे जो लालू प्रसाद यादव के हुए, जी जो ओम प्रकाश चौटाला के हुए। तो आप ये देखिए, अब मामला सिर्फ राजनीति का और चुनाव का है, और वो भी बिहार को लेकर के फोकस कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, आज अगर वो बिहार के चुनाव को लेकर फोकस करना चाहते हैं, तो बिहार में जो रैलियां हो रही है, बिहार में जो वो सभाएं करते हैं, वहां पर इन मुद्दों को उठाएं। लेकिन हरियाणा में आज उन्होंने एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू की, वहां से फ्लाइट शुरू हुई। तो आज मुद्दा हरियाणा के लिए उन्हें कुछ दे करके जाना चाहिए था। आज पूरी सरकार हरियाणा की उनको देख रही थी कि आज प्रधानमंत्री आएंगे, कुछ ना कुछ हरियाणा को बड़ी सौगात देकर जाएंगे, कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट दे करके जाएंगे, कुछ ना कुछ बड़ा जनता के लिए दे करके जाएंगे, जिससे सरकार को फायदा हो, जिससे जनता को फायदा हो। लोगों को लगे कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाई है, प्रदेश में बनाई है, केंद्र में बनाई है, तो सरकार ने हमें कुछ दिया है। जी परंतु जनता ये कह रही है कि ये सरकार सिर्फ जनता से लेना जानती है, देना नहीं जानती। लेने के नाम पर आए दिन कोई ना कोई टैक्स लगाया जाता है, आए दिन महंगाई कर दी जाती है, चीजें महंगी कर दी जाती हैं। कोई भी ऐसी चीज सस्ती नहीं की जा रही जिससे जनता को राहत मिले। जी तो और आज उन्होंने इस बात को साबित कर दिया। देखिए, प्रधानमंत्री से बड़ा पद कोई ऐसा है नहीं जो कि कोई नेता आए वो इस बात की घोषणा करे कि हाँ जनता को कुछ दे रही है, प्रदेश को कुछ देने जा रहे हैं। तो आज ये जनता को बड़ी मायूसी हुई है, बड़ी जनता को मायूसी हुई है हरियाणा में। जनता को मायूसी हुई है, लेकिन एक सवाल ये है नवीन जी कि कांग्रेस की ओर से सुप्रिया श्रीनेत का स्टेटमेंट आया। सुप्रिया श्रीनेत कहती है कि वह प्रधानमंत्री अगर मुसलमानों की बात करते हैं तो वो दलितों को क्यों भूल जाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर की आज जयंती थी, प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका नाम लेना उचित नहीं समझती भारतीय जनता पार्टी, ये कहना है। और उन्होंने पुराने रेफरेंसेस दिए हैं, उनका रेफरेंस देते हुए कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर के साथ भारतीय जनता पार्टी किस तरह का व्यवहार करती है ये सबको पता है। तो ये जो प्रतिक्रिया कांग्रेस की ओर से आई है, क्या ये पूरा मामला अब मुस्लिम वर्सेस दलित का बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जहां तक बात दलित की बात है, प्रधानमंत्री ने आज वहां पर दलित मुद्दा भी उठाया और उसको लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कांग्रेस ने 2 बार बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में हराकर उन्हें अपमानित किया। उन्होंने इस मुद्दे को भी छोड़ा नहीं, उन्होंने उसके लिए भी कांग्रेस को दोषी ठहराया है। उन्होंने जी कांग्रेस ने उसको अपमानित किया बाबा साहब को। उन्होंने कहा कर्नाटक सरकार ने पेंशन जो लागू की वह SC ST OBC का अधिकार छीनकर धर्म के आधार पर आरक्षण दिया है। जी तो आप ये देखिए, उन्होंने SC ST OBC बाबा साहब अंबेडकर, प्रधानमंत्री ने हर मुद्दे को उठाया है और उस मुद्दे को उन्होंने राजनीति से जोड़ते हुए कांग्रेस पर प्रहार किए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि लगातार घिरती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी भी, और उसके सहयोगी दल जिनकी बैसाखियों पे मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि इस समय केंद्र की सरकार टिकी हुई है, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, वो लगता है कि घिर चुके हैं। वो चाहे जयंत चौधरी हो और चाहे चिराग पासवान हो, अब उनको ये समझ में आ चुका है कि समर्थन कर दिया, लेकिन ये तीर जो है अब वो उल्टा उनकी तरफ निशाना साधे बैठा है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री भी अब ये कानून लागू होने के बाद उनको निशाने पे ले रहे हैं। नवीन जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अब प्रधानमंत्री एक एक करके जितने उनके सहयोगी दल हैं उन सबको निशाने पर ले रहे हैं। प्रधानमंत्री को ये दिखाई देने लगा है कि भी आने वाला अगला चुनाव, चाहे वो प्रदेश के 2024 से 2029 के बीच में अलग अलग प्रदेशों के जो चुनाव होने हैं, चाहे उसका मुद्दा हो, चाहे 2029 में लोकसभा चुनाव हो,
उसको लेकर के भी वो अभी से मंथन कर रहे हैं। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अंदर खाने सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक एक राज्य में सहयोगी दलों को, उनके नेताओं को वो धीरे धीरे धाराशायी कर देना चाहती है। और वो हर एक पर जो है वो इस तरीके से, अब जो उन्होंने, आप ये देखिए, बिल लेकर के आए लोकसभा में, ये तो नवीन जी, उन्होंने, मैं एक बड़ा सिंपल सा छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हो सकता है कि मैं जी जी उस जी तरफ जी जा पा रहा हूं या नहीं जा पा रहा हूं, इसको समझ कीजिएगा कि जब किसान आंदोलन हुआ 3 कानूनों के खिलाफ, कृषि कानूनों के खिलाफ, जी 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 उस जी समय जननायक जनता पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी थी स्टेट में, बिल्कुल हरियाणा ठीक में। है, और उसके बिल्कुल बाद ठीक। कानून वापस भी हुए और तमाम जो गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसानों को था वो तब्दील हो गया जननायक जनता पार्टी के खिलाफ। इसी तरह क्या ये वक्फ का जो गुस्सा लोगों में है वो भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि ये जो गुस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी से तब्दील हो जाए उसके सहयोगी दलों पे? चाहे बिहार के चुनाव है तो निश्चित तौर पे बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि मुसलमानों का वोट जो है वो वैसे भी नहीं मिलता भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जितना मिलता है कम से कम वो तो कम ना हो। तो वो गुस्सा जो है वो सहयोगी दलों पे ट्रांसफर हो जाए तो कम से कम जो बीजेपी इस समय बिहार में अपने दम पे सरकार बनाने की रणनीति पे चल रही है उसको कोई आंच ना आए। देखिए, निश्चित तौर पे आपने, जैसे आप उदाहरण दिया, हरियाणा में जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी दल में सरकार चला रही थी हरियाणा में। और किसानों का जब आंदोलन हुआ, किसानों का मुद्दा हुआ, तब भी जननायक जनता पार्टी ने सरकार का दामन छोड़ा नहीं, उनके साथ हिस्सेदारी बनाए रखी, सत्ता में रही। अगर उन्होंने उस वक्त सत्ता छोड़ दी होती और वो सरकार का साथ छोड़कर किसानों के साथ आ गए होते, तो निश्चित तौर पे जननायक जनता पार्टी की दुर्गति नहीं होती। जननायक जनता पार्टी आज भी वह अच्छी सीटों के साथ हरियाणा में आती। जी और वही हालत जो है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान चुकी है। अब वो सहयोगी दलों के साथ करना चाहती है। वो वक्फ संशोधन जो बिल लेकर आई है, वो इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा उठा रही है, ज्यादा से ज्यादा उछाल रही है, ताकि उनके जो सहयोगी दल हैं वो अपने अपने प्रदेश में धाराशायी हो जाएं। और वो भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू बने रहे, वो भारतीय जनता पार्टी पे डिपेंड हो जाए कि उनके बिना अब उनकी दुर्गति हो चुकी है, वो खत्म हो जाएंगे। छोटे छोटे जो दल हैं जिनको आज भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल के रूप में है, उनका नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट ना कल मिलता था, ना आज मिलता है और ना आगे मिलेगा। आप ये जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो कभी मुस्लिम नेता हुआ करते थे, आज कोई भी मुस्लिम चेहरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। ना तो केंद्र की सरकार में कोई मंत्री है, ना इनके संगठन में कोई बड़ा पद किसी मुस्लिम नेता के पास है। और हाँ, भारतीय लेकिन जनता पार्टी कांग्रेस को को पता है नसीहत कि जरूर उनको कोई मुस्लिम, कांग्रेस को नसीहत जरूर दी है कि अपना अध्यक्ष जो है मुस्लिम नेता बनाए, किसी किसी मुसलमान को बनाए वो। देखिए, वो नसीहत दे रही है कांग्रेस को, लेकिन हम्म। खुद क्या कर रही है? खुद उनके पास जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुस्लिम नेता थे, उनका आज अता पता भी नहीं है, उनको खत्म कर दिया गया। वो आज कहाँ है राजनीति में? भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, उस वक्त भी केंद्र में मुस्लिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम नेताओं को लिया गया था। उस वक्त भी स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेता थे, मुख्तार अब्बास नकवी। मतलब जी आज वो लोग कहाँ है, उनका कोई अता पता नहीं है। और वो कांग्रेस को ये कह रही है कि कांग्रेस अगर मुस्लिमों से प्यार करती है और उनको अगर वो मान सम्मान देना चाहती है, तो अपना अध्यक्ष वो किसी मुसलमान को बनाए। और वो ये तो बात कहकर मुसलमानों को कांग्रेस के खिलाफ भड़का रही है। लेकिन मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी से ना वो कल थे, ना आज हैं और ना वो कल होंगे। जी, लेकिन वक्फ संशोधन कानून को लेके प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है दोस्तों, उसका पूरा विश्लेषण नवीन जी ने किया है। और आपका इस पूरे विषय पे क्या कहना है अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर ये शो नवीन जी की टिप्पणी, विश्लेषण या विवेचना आपको अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवीन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों। धन्यवाद बाजी, नमस्कार।